ओके बच्चों, तो प्री बोर्ड पेपर प्रैक्टिस की सीरीज में आपका आज CMS सेकंड प्री बोर्ड का पेपर मैं ले रहा हूं 2022-23। आप लोग भी पार्टिसिपेट करते रहिएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, अ मैकेनिज्म इन जावा in which one class acquires the property and behavior of another class is termed as। जल्दी बताइए कौन सा? इनहेरिटेंस। बिल्कुल। इनहेरिटेंस। जब दो क्लास की को जोड़कर कोई लेन देन हो रहा हो तो समझ जाइए कोई इनहेरिटेंस की बात हो रही है। दो क्लास की ही बात हो रही तो समझ जाओ कोई इनहेरिटेंस की बात हो रही है। An access specifier that prohibits a class member from being used outside the class is। यानी कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जो अपने क्लास के वेरिएबल या फंक्शन को प्राइवेट। दूसरी क्लास में यूज होने से रोकता है? तो यानी प्राइवेट है। प्राइवेट आपका जो है किसी दूसरी क्लास में नहीं जाने देता है। बहुत अच्छी बात। ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड टू ऑपरेट। 3 ऑपरेंड किस में चाहिए होते हैं बच्चों? सोच के बताओ जल्दी से। टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। बहुत अच्छा, गुड गुड। देखो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने जनरली पढ़े हैं क्लास के अंदर और ये आपका ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, तो इसलिए कोई भी चीज जो है आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा कीवर्ड दैट डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। फाइनल। पब्लिक। फाइनल। फाइनल कीवर्ड होता है। देखो बच्चों, जैसे आप फाइनल INT A इक्वल टू 5 ऐसे करके लिखते हो तो इस लाइन का मतलब हो गया है कि आपका A नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है अब वो फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब पूरे प्रोग्राम में अगर आप कहीं भी A की खुद की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे, जैसे A इक्वल टू A+1, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका नहीं हो पाएगा और एरर शो करेगा इस लाइन पे या इस लाइन पे एरर शो करेगा अगर वो खुद की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता है तो ये रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। फाइनल कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। और बाकी पब्लिक जो आपने कह दिया, तो पब्लिक वैल्यू को कांस्टेंट थोड़ी बनाता है। पब्लिक वैल्यू किसी भी वेरिएबल को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी क्लास में यूज हो पाए, अपनी क्लास से बाहर भी यूज हो पाए, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कैनर क्लास बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज। स्कैनर क्लास किस पैकेज से? जावा.util। इस बार थोड़े से अच्छे और इजी क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं CMS के, अभी तक तो यही है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आउटपुट का है। इसमें आपका मैट डॉट सील लिया गया है जिसमें 3.0 लिया 3.4 है, और मैट डॉट पाव है जिसमें 2.3 है। तो 2.3 से कितना आ जाएगा बच्चों? 8 8.0 आ जाएगा। ठीक है, और 3.4 सील क्या कर देगा इसके साथ? +1 कर देगा, इंक्रीमेंट 4.0 बना देगा। यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू हटाओ, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को 1 का इंक्रीमेंट कर दो, तो ये 4 हो गया। और 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12.0। 12.0। तो 12.0 आपका सही आंसर हो गया। x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 20 है और इसको चलाना है। तो x की वैल्यू 15 है, रख दीजिए आप यहाँ पे। y की वैल्यू 20 है, तो कंडीशन क्या हुई? 15 इज लेस देन 20। फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन मार्क या कोलन साइन? कोलन साइन में जाएंगे। और यहाँ y माइनस, y का मतलब 20 माइनस 15 हो रहा है, तो आपका 5 आ गया। तो कंडीशन ट्रू होगी ना? कंडीशन ट्रू है। हाँ, तो फिर क्या सही? तो वही तो पूछ रहे थे। 15 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। 15 छोटा है 20 से, तो आपका 15 प्लस 20 हो रहा है या 20 प्लस 15 हो रहा है। तो आप बताइए इसका क्या आ जाएगा? 35। बिल्कुल सही, 35 हो जाएगा। बहुत सही। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ करेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल का करेक्ट इनिशियलाइजेशन किस लाइन में? बूलियन इज लीप इज इक्वल टू फॉल्स सिंगल कोट्स में, बूलियन इज लीप इज इक्वल टू फॉल्स, और बूलियन इज लीप इज इक्वल टू जीरो, बूलियन इज लीप इज इक्वल टू डबल कोट्स में फॉल्स। ए बी सी डी कौन सा सही है? बूलियन वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कौन सा सही है? सब बी वाला। B. बी वाला ही है। हाँ, बी वाला, क्योंकि फॉल्स जो है एक कीवर्ड है और कीवर्ड को सिंगल कोट्स डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए। और क्योंकि बूलियन एक आपका बूलियन वेरिएबल ट्रू फॉल्स स्टोर करता है, तो इसमें जीरो डाल दिया गया, तो ये गलत है, इसलिए आपका सही डिक्लेरेशन बी वाला है। बहुत अच्छा। कोई रीजन अगर ना समझ में आए तो वो रीजन भी आप पूछ सकते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग लूप्स विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप even when condition controlling the loop is initially false? Do while. डू वाइल। बिल्कुल सही। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लूप, इनमें से कौन सा लूप विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप इवन कंडीशन व्हेन कंडीशन कंट्रोलिंग द लूप इज इनिशियली फॉल्स। स्टार्टिंग में फॉल्स है तब भी, तो डू वाइल लूप कम से कम एक बार चल ही जाता है, पहली बार चल ही जाता है, चाहे बाद में कंडीशन ट्रू हो या ना हो, तो इसलिए डू वाइल होगा। बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लूप चलाना है आपको, कितनी बार चलेगा ये पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स, और आउटपुट भी पूछा गया। ठीक है, तो 9000 है, 9000 बड़ा है 10 से, कंडीशन ट्रू। अब देखो ऐसे चलाएंगे, स्टेप 1, 9000 बड़ा है 10 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, और 9000 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, तो एक जीरो हट गया ये वाला। अब आपका बचा 900, फिर लूप ऊपर चला जाएगा, 900 बड़ा है 10 से, तो ये सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जैसे ये 9000 था, अब यहाँ पर आपका 900 बच गया, ये 900 है, 900 यानी 900 बड़ा है आपका 10 से, कंडीशन 2, फिर से डिवाइड 10 का मतलब पीछे से एक डिजिट जीरो हट गया, तो अब आपका थर्ड कंडीशन में आ गए, थर्ड कंडीशन में 90 आ गया, 90 बड़ा है 10 से, कंडीशन 2 नीचे आ गया, एक जीरो हट गया, तो आपका फोर्थ टाइम पर अब एक जीरो हट गया, तो अब कितना बचेगा 9। अब 9 बड़ा है 10 से, कंडीशन फॉल्स, 9 बड़ा है 10 से, कंडीशन फॉल्स, तो आप लूप से बाहर आ गए, और आपने यहाँ पे ये क्या n प्रिंट कर दिया, तो n में क्या है 9 है, तो 9 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैच करना है, जैसे ये 4 बार जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी ना बच्चों, 9 बड़ा है 10 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो आप लूप से बाहर आ गए, तो n ने 9 प्रिंट किया, तो ये ऊपर कितनी बार चला? अरे दिखाई पड़ रहा है 3 बार चला। सर 3 टाइम। हाँ देखो, पहले आपका 9000 मैच हुआ एक बार, फिर आपका 900 मैच हुआ 2 बार, और फिर 90 मैच हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो 3 बार। जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक उसको ना मानिएगा कि वो आपका चला है, वो चलाला नहीं है, ठीक है। तो आपका 3 बार कंडीशन ट्रू हुई, और चौथी बार जब 9 हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए 3 बार आपको काउंट किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला आई D. थिंक, डी वाला। कि लूप इज एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स एंड आउटपुट इज 0। ठीक, उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आपका क्या है, ऑटोमेटिकली या आपका जो है फोर्सली, इस तरीके से वर्ड दिए गए, तो आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर फिर ऑटोमेटिक। यस यस, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल एट द टाइम ऑफ व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ए हो जाएगा। ये वाली बातें बस क्लास में जो डिस्कस की गई थी वही सब एमसीक्यू बन रहे हैं। अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोज्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स इज कॉल्ड, यानी कई सारे स्टेटमेंट हैं और वो करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज हैं, तो उनको क्या कहोगे? नल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, वॉइड स्टेटमेंट, एम्प्टी स्टेटमेंट? Empty statement. नहीं, एम्प्टी मतलब तो खाली होता है। सर कंपाउंड स्टेटमेंट। हाँ, करली ब्रैकेट का नाम ही दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। बहुत अच्छा, सॉरी जाने कैसे पढ़ रहे हो। कंपाउंड स्टेटमेंट इसको कहते हैं। एक बार थ्योरी कायदे से पढ़ोगे, जो हमने फाइलें प्रोवाइड की गई हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ये। और वो पहली वाली फाइल जिसमें सिर्फ थ्योरी है डेफिनेशन फॉर्म में, उसको एक बार सरसरी नजर से भी देख लोगे तब भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनरी ऑपरेटर, इनमें से यूनरी ऑपरेटर कौन सा है? सर इंक्रीमेंट प्लस प्लस सी। वाला, बहुत सही, प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर। फिर आप देखिए कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, कौन सा कीवर्ड? void स्टैटिक। हाँ, static ध्यान सुन लीजिए, कीवर्ड यूज टू रिटर्न, रिटर्न अ वैल्यू, डिक्लेयर नहीं, रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। कोई फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगी तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? रिटर्न कीवर्ड यूज करोगे यार। फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करोगे तो रिटर्न ही तो लिखना पड़ता है। यस सर। हाँ, फिर सिंगल लाइन कमेंट कैन बी एडेड इन अ प्रोग्राम बाय यूजिंग, सिंगल लाइन कमेंट किससे एडेड किया जाता है? ए बी सी डी, किससे? एक लाइन का कमेंट। हम लोग प्रोग्रामिंग सर जब सी। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बोर्ड के ऊपर कुछ लिख के दिखाते हैं कि ये लूप चल रहा है, या ये इफ कंडीशन है, ये फॉर का लूप है, तो ये इवन ऑड चेक करने के लिए है, तो कमेंट लाइन लगाते हैं एक। भूल गए यार, ये पहला sir वाला a है, ए है पहला वाला। हाँ, ऐसे ये लाइन खींच के और फिर यहाँ जो कुछ लिखना चाहते हैं लिख देते हैं। A string function which removes a blank spaces present as prefix और suffix। prefix मतलब पहले दिया है किसी सेंटेंस या वर्ड के, या लास्ट में दिया है किसी सेंटेंस या वर्ड के, तो उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? सर ट्रिम। ट्रिम फंक्शन से। बहुत अच्छा बेटा, तुम ध्यान दे रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रिम फंक्शन, आपका फंक्शन पढ़े हैं आपने, तो उसमें ये पढ़ाया गया है। उसके बाद द मेमोरी कैपेसिटी या मेमोरी साइज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इन बाइट्स। फ्लोट डेटा टाइप का मेमोरी साइज बाइट में क्या रहेगा? sir 4 4 बाइट लेता है, बिल्कुल सही है। इंटीजर भी 4 बाइट होता है और फ्लोट भी 4 बाइट होता है। फिर उसके बाद द आउटपुट, यहां पर लोकल लिखा है, फिर स्लैश एन का मतलब जानते हो क्या होता है? स्लैश एन क्या होता है? सर चेंज द लाइन। let's just change the line लाइन को चेंज कर देता है। तो पहले लोकल प्रिंट होगा, उसके बाद लाइन चेंज हो जाए, तो लोकल प्रिंट हुआ, लाइन चेंज हो गई, फिर टू प्रिंट हुआ, फिर स्लैश टी से आपका स्पेस आया, फिर ग्लोबल प्रिंट Google हुआ। हाँ, तो कौन कौन सा सही रहेगा आउटपुट बताइए? sir c सी वाला। सी वाला ही सही रहेगा, बिल्कुल सही। पहले लोकल प्रिंट हुआ, फिर लाइन चेंज हुई, और फिर नेक्स्ट लाइन में टू और स्पेस के साथ ग्लोबल प्रिंट हो गया, तो सी है आपका, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, डेटा टाइप रिटर्न बाय द लाइब्रेरी फंक्शन इज वाइट स्पेस, यानी कि इज वाइट स्पेस कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करता है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन। इज वाइट स्पेस आप string आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जितने भी कैरेक्टर फंक्शन हैं, अगर वो इज से स्टार्ट हो रहा है तो कैसी वैल्यू रिटर्न करते हैं? सर बुलियन में ट्रू या फॉल्स। बूलियन रिटर्न करते हैं। फंडामेंटल यही थोड़ा सा वीक लग रहा है। आपका इज फंक्शन जितने भी हैं वो सब बूलियन टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। इज वाइट स्पेस क्या करता है? कैरेक्टर के को चेक करता है कि क्या वो एक स्पेस है। ऐसे इज लेटर, इज डिजिट, इज अपर केस, इज लोअर केस, ये सब आपका ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, यानी बूलियन टाइप वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है, कैरेक्टर फंक्शन है। देखो ब्रैकेट में कैर लिखा भी है। उसके बाद देखिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और इस वैल्यू को ले लिया प्लस 12.75 ले लिया, विल बी। अब देखिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, इससे पहले वाली उसमें पेपर में हमने करवाया था, क्या करेगा ये? पता है नहीं पता? जल्दी बताते जाइए। सर फ्लोट में चेंज कर दियो। फ्लोट में चेंज कर देगा ये, क्योंकि डबल कोट्स में कोई नंबर हो ही नहीं सकता। अगर है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर की गई है, और स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर है, उसको फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट से डबल में फ्लोट में कन्वर्ट कराया गया, तो ये एक नंबर बन गया, और नंबर को नंबर के साथ ऐड कर दिया गया, तो इसको ऐड कर लिए तो 5 5 10 हो जाएगा, और आपका 7 और 2 9 हो जाए, 7 और 2 9 हो जाएगा, और एक 10, ये भी 0 हो जाएगा, और 9 10 42 11 12, और आपका ये आपका 2 2 4
एक 5 4 4 4 देखो क्या 42 है कहीं पे? हाँ है तो 42.0 ए वाला है ये सही। सिंपल सा ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए क्वेश्चंस। उसके बाद चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों 9 है और y की वैल्यू 5 है, और यहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ 9 रख दीजिए, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया जाता है, और प्लस प्लस x करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 मॉड, और y की वैल्यू 5 है, और उसके बाद प्लस x की वैल्यू चेंज हो चुकी है, 10 हो चुकी है, तो 10 ही रख दीजिए। अब यहाँ पहले मॉड करेंगे, तो मॉड में आपका 5 2 जा 10 पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 प्लस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा? 10, और 9 प्लस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा? 19 19 19। तो इसका 19 आउटपुट आपका आ जाएगा। फिर जावा एक्सप्रेशन है, इसमें आपने रेस्ट लिखा इज इक्वल टू, और ये वर्टिकल लाइन किस फंक्शन को बताती है? ABS math.abs मैथ डॉट एबीएस, W प्लस ए इंटू, और जहां पे पावर हो मैथ डॉट क्या लगा दें? पाव लगा दें। math.power मैथ डॉट पाव ब्रैकेट में b की पावर 4। बस इस तरीके से आपको जावा एक्सप्रेशन इसमें लिखनी है। ये कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं बच्चों। फिर देखिए यहाँ पे आया है, ये एक रीराइट वाला क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में, इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो टर्नरी ऑपरेटर में इसमें हमें क्या ढूंढना होता है? टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स याद करो। पहले रिजल्ट वेरिएबल, तो रिजल्ट वेरिएबल इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? के k के रिजल्ट वेरिएबल है। उसके बाद इक्वल साइन लगा के फिर कंडीशन चाहिए होती है उसमें। तो कंडीशन आपकी यहाँ पे p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4750 है, और कंडीशन लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क होता है, ट्रू वाला पार्ट, तो ट्रू वाला पार्ट इक्वल साइन से पहले जो भी लिखा है वही यहाँ उतार दीजिए, यानी p इंटू 5, क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल उधर जा चुका ना, डिवाइडेड बाई 100, फिर कोलन साइन, और फिर इक्वल साइन से पहले वाला पार्ट उतार दीजिए, यानी कि p इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो एक बार देख लीजिए, पहले रिजल्ट वेरिएबल इक्वल, फिर कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू वाला पार्ट उठा दिया, बस इक्वल साइन से पहले बाद वाला मतलब, और फिर कोलन साइन में इक्वल साइन के बाद वाला एल्स वाला पार्ट लिख दिया, हो गया आपका। समझ में आ गया? yes sir ओके। हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, तो ये लिख के ही हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में आपका x की वैल्यू 0 है, तो 0 इज लेस देन, अच्छा 0 थी और यहाँ प्लस प्लस x हो रहा है, तो 0 से तुरंत चेंज हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 1। 1 इज लेस देन 7 चेक हो रहा है, कंडीशन क्या पाई जाएगी? ट्रू पाई जाएगी, 1 7 से छोटा है। तो नीचे आए और a की वैल्यू में क्या ऐड कर दे? a की वैल्यू में 0 था और x को ऐड कर दे, तो x में क्या है? x में आपका 1 अभी 1 आ चुका है, तो आपका यहाँ पर ये a ऊपर लिख देना चाहिए, मतलब यहाँ पे सीधे हमें रिजल्ट लिखना है। तो ये मान लीजिए a की वैल्यू हम यहाँ लिखना चाहते हैं, ये आपका प्लस प्लस x इज लेस देन 7, इसको हम लिखना चाहते हैं, और ये आपका ट्रू हुआ था। तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? x में उसमें ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाएगी, क्योंकि आपका a में 0 था और x में 1 था। फिर दोबारा लूप का नेचर है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर आएगा तो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स फिर से होगा, तो एक्स की वैल्यू 1 थी, 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 7, तो फिर से ट्रू हो गया। और a के पास क्या है? 1 है, और अब x के पास क्या हो गया? 2 हो चुका है, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। फिर तीसरी बार अब ये प्लस प्लस होके आपका 3 हो जाएगा, 3 भी 7 से छोटा है, फिर ट्रू हो गया। फिर आपका ये 3 है और ये भी 3 है पुराना वाला, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। फिर आपका ये 4 हो गया, और आपका यहाँ पे भी प्लस प्लस होकर 4 हो गया, 4 इज 11 देन 7, और ये भी आपका ट्रू निकला। तो यहाँ पे 6 प्लस 4 कितना हो गया? 6 4 10, 10 आ जाएगा। फिर आपका ये आपका 5 हो गया, तो यहाँ पे भी प्लस प्लस करने पर 5 हो जाएगा, तो 5 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। और ये आपका 10 था पुराना, और यहाँ पे आपका 5, तो कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर आपका ये 6 हो गया, और ये भी 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू।
और आपका ये आपका 15 था, 15 प्लस 6 कितना हो गया? 20 21 हो गया। फिर जैसे 6 प्लस अब छठे बार 7वीं बार जब चलेगा तो चेक करेगा कि ये प्लस प्लस होके 7 हो जाएगा, 7 इज लेस देन 7, तो कंडीशन कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। फॉल्स। तो फॉल्स हो गई तो ये सम वाला काम नहीं होगा और आप लूप से बाहर आ जाओगे। लूप से बाहर आए तो लास्ट टाइम आपका सम के पास क्या आया है? सम मतलब 21 ए के पास 21 आया है। तो यहाँ पे पूछा गया था कितनी बार लूप चला, तो हमें आउटपुट से मतलब नहीं, लूप से मतलब है। तो आपका देखो कितनी बार लूप चला? 6 6 टाइम। जहां कंडीशन फॉल्स होती है वो लूप नहीं चला, वो नहीं मानते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पर 6 टाइम लूप चला, आप यहाँ पे 6 टाइम्स लिख सकते हो। जहां कंडीशन फॉल्स समझो वहीं पे लूप बंद, वो नहीं चला माना जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे एक स्ट्रिंग वर्ड लिया गया है SLIGHT, स्लाइड डॉट रिप्लेस एस को ढूंढो और एफ बना दो। तो बनाओ भैया, एस को ढूंढ के एफ बनाओगे तो क्या आ जाएगा? सर फ्लाइट। FLIGHT, फ्लाइट। और उसके बाद लगा है टू अपर केस, तो क्या कर देगा ये? सर सबको अपर केस में चेंज कर हाँ, देगा। तो यानी कि FLIGHT, फ्लाइट, ये पूरा आपका अपर केस में आ जाएगा। सॉरी, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, उसके बाद डिफाइन ऑटो बॉक्सिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो थ्योरी मैंने जो दी है जिसमें रैपर डेफिनेशन क्लास को कहते हैं। हाँ, जिसमें डेफिनेशन दी है उसी को फॉलो करो, उसमें ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग दोनों दिया गया है। हाँ, कौन बता रहा है ऑटो बॉक्सिंग क्या है, बताओ। सर हाँ, आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो ऑटो बॉक्सिंग इज अ प्रोसेस या मेथड। ये इन प्रोसेस विच कैसे? सर जो कीवर्ड्स होते हैं उसको उसका जैसे इंटीजर का की इंट का जो कीवर्ड है उसको हम लोग इंटीजर में आई कैपिटल करके लिख लेते हैं। ना और ना ना जितने ना, कीवर्ड्स होते हैं ये तुम उसके जो दिखाई पड़ता है वो बोल रहे हो। जो यहाँ पर ऐसे डेफिनेशन बनाओ, जैसे कि मान लीजिए आपने INT A इज इक्वल टू 5 ले रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ लिखते हो इंटीजर, टीजर, इंटीजर, और मान लीजिए OB इज इक्वल टू A लिख दिया आपने। तो ये आप जो कर रहे हो ये ऑटो बॉक्सिंग है, ये चीज ऑटो बॉक्सिंग है। तो इसमें क्या कर रहे हो? किसी भी डेटा टाइप को उसकी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही ऑटो बॉक्सिंग कहलाता है। इट इज द प्रोसेस इन विच a data type and their value is converted into its wrapper class object। ये साधारण भाषा में मैंने बोल दिया है। तो ये क्या सर इंटीजर? बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस होगा? बॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग आर सेम, अनबॉक्सिंग आर डिफरेंट। ओके सर। तो किसी भी डेटा टाइप उसकी वैल्यू को इस डेटा टाइप की रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही आपका ऑटो बॉक्सिंग है। उसके बाद बाकी डेफिनेशन आप देख सकते हो बच्चा, हमने दिया है उसमें सब कुछ है। व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट पूछा गया है जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन कहाँ है? नीचे दिया गया है, नहीं यही दिया गया है। ये देखिए मेन में आए और ऊपर आप देख ही चुके हो, ये आपका कंस्ट्रक्टर नाम, कंस्ट्रक्टर 7 नाम से क्लास है, ठीक है, ये जो कुछ बना है। तो मेन फंक्शन में कंस्ट्रक्टर 7 स्पेस कॉन इज इक्वल टू न्यू स्पेस कंस्ट्रक्टर 7 और ब्रैकेट में 15 सॉरी 50.5f ये वैल्यू भेजी जा रही है। तो सबसे पहले यहां पर जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ना, अभी भी क्वेश्चन पढ़ा था। तो इसका मतलब यस ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही है। अब ऊपर पहचानो, अगर क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है तो वो कंस्ट्रक्टर है, तो इसका मतलब ये दोनों कंस्ट्रक्टर हैं। अब तुम ये बताओ कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, पहला वाला या दूसरा सर वाला? फ्लोट है वाला। फ्लोट ए वाला। तो 50.5f जो है 50.5 जो है फ्लोट f में चला जाएगा, यानी ए में चला जाएगा। और फिर यहां पर आउटपुट क्या आ जाएगा? पेन इज इक्वल टू ए, और ए में क्या है? 50.5, ये आपका आउटपुट आ जाएगा और फिर वापस लौट के यहीं आ जाएगा और प्रोग्राम खत्म।
तो ये आपका इसका आउटपुट आएगा। अब ऊपर वाले क्या होगा, तो ऊपर वाला कॉल ही नहीं किया गया। ऊपर वाला अगर कॉल किया जाता तो इंटीजर वैल्यू भेजी जाती, और वो भेजी नहीं गई, इसलिए वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर? यस यस सर। सर। हाँ, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल आर्गुमेंट एंड एक्चुअल आर्गुमेंट। तो फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट हमने बताया था कि जैसे कोई भी क्लास है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और इसको एक बार ध्यान दे दो बस, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर मान लीजिए आईएनटी एक्स है, और उसके बाद आपने यहाँ पे वॉइड कंप्यूट कुछ बनाया, कम बना दिया, और इसमें आईएनटी वाई दे दिया, सपोज दैट, ठीक है। और मान लीजिए ये x इक्वल टू 5 है, ऐसे कोई भी एग्जांपल बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एसओपी में x प्लस वाई ऐड कर दिया, इसको बंद कर दिया, यहाँ पे psvm बनाया और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, obj। मान लीजिए मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, वैसे आप obj इक्वल टू न्यू xyz लिख सकते हैं। फिर आप क्या करते हो, फंक्शन कॉल करते हो, तो obj डॉट कॉम, और इसमें आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 भेज दिया, 5 क्या 10 भेज 15 भेज दिया, इसमें आपने 15 भेज दिया। आप चाहते तो ये किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते थे, int y z इक्वल टू 15 ऐसे स्टोर कर देते, और यहाँ पे z लिख देते, यहाँ पर z लिख देते, और फिक्स वैल्यू भी हो सकती है और आपका वो भी हो सकती है। तो ये z लिख दिया। अब बताओ इसमें ये int y और z, इनमें किसको तुम फॉर्मल आर्गुमेंट कहोगे, किसको एक्चुअल आर्गुमेंट कहोगे, बताओ। फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट, जब तो जल्दी बताओ। सर INT Y वाला एक्चुअल होगा और Z वाला फॉर्मल। बस यही धोखा खा गए, यानी फंक्शन थ्योरी नहीं पढ़ी तुमने ढंग से। तो यहाँ पे जानकारी ले लीजिए, और जो अभी मतलब हम समझ पा रहे हैं कि अब आप लोग बहुत सारे बच्चे अभी भी उस फाइल को पढ़ नहीं पाए हैं जिसको मैंने दिया है। अगर उसको पढ़ लोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, सब कुछ उसमें है, लेकिन जब पढ़ पाओ। तो यहाँ पर ये int y है, इसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, ये फॉर्मल आर्गुमेंट। और ये जो z है, ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर होता है, एक्चुअल पैरामीटर। अब यहां पे इन्होंने कहा डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस ये है, रटने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको यहां पे फील करो और उसको याद कर लो। जैसे ये एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर किस लाइन में दिखाई पड़ रहा है तुमको, इस लाइन को क्या कह सकते हो, obj.com ब्रैकेट में z, इस लाइन को क्या कह सकते हो, सर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि एक्चुअल आर्गुमेंट फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में पाए जाते हैं, ठीक। और ये जो फंक्शन वाली ये लाइन होती है, वॉइड कॉम और ब्रैकेट में int y, इस तरीके की ये जो पहली लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। किसी भी फंक्शन की जो पहली लाइन होती है, जैसे वॉइड कॉम और ब्रैकेट में int y, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं, प्रोटोटाइप। तो आप पहला डिफरेंस क्या हो गया, जल्दी से बोल के बताओ। सर फंक्शन प्रोटोटाइप हैज फॉर्मल पैरामीटर, फंक्शन कॉलिंग हैज एक्चुअल पैरामीटर्स। आपको ये कहना है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में पाए जाते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन प्रोटोटाइप में पाए जाते हैं, या फंक्शन प्रोटोटाइप वाली लाइन में पाए जाते हैं या दिखाई पड़ते हैं। समझ गए? यस सर। उसके बाद एक्चुअल पैरामीटर के साथ में कोई डेटा टाइप नहीं लिखा होता। देखो यहाँ पे जेड के साथ कोई int लगा है, नहीं लगा है, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर विद देयर डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप लिखा होना कंपलसरी है। फॉर्मल पैरामीटर में int लगा होना जरूरी है, जबकि यहाँ पे z ही लिखा जाएगा, int z नहीं लिख सकते। ये डिफरेंस है, फील किया, समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. जो दिखाई पड़ रहा है वही तो बोलना है। फिर उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू को सेंड करता है, यानी भेजता है, वैल्यू भेजी जा रही ना जेड की यहां से ऊपर, और फॉर्मल पैरामीटर यानी कि वाई वैल्यू को रिसीव करता है। एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू को सेंड करता है, फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू को रिसीव करता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बस तीन डिफरेंस हैं कि ये फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेट में पाया जाता है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन हेडर भी बोलते हैं इसको, जो पहली लाइन होती है, इसमें फॉर्मल पैरामीटर पाया जाता है। एक्चुअल पैरामीटर यूज विदाउट देयर डेटा टाइप एंड फॉर्मल पैरामीटर यूज विद देयर डेटा टाइप, और एक्चुअल पैरामीटर कैन इज सेंड देयर वैल्यू और फॉर्मल पैरामीटर इज रिसीव वैल्यू। ऐसे करके आप दे सकते हो। ओके, फिर उसके बाद जो है ये आपका एरे है, एरे कहीं भी आ जाए तुरंत इंडेक्स नंबर डाल दो, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर डाल दिए। और यहाँ पे एरे की लेंथ निकाल रहे हैं, एरे डॉट लेंथ, तो क्या पता करेगा ये? नंबर सर ऑफ 5 आएगा लेंथ एरे की। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट पता करता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दे दें तो पर्टिकुलर उस नंबर पे जाओ। तो एरे स्क्वायर ब्रैकेट में 2 दे दिया तो 2 पे आपका 8 है, और यहाँ पे 4 दे दिया तो 4 में आपका यहाँ पे 2 है, तो 8 की पावर 2 पे आपका 8 है, 4 पे आपका 2 है, तो 8 की पावर 2 मैथ डॉट पावर लगा है, क्या आ जाएगा? 64। 64. 0.0। ठीक है। उसके बाद डिफाइन जेवीएम। जेवीएम क्या है? जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। मशीन Machine. ठीक है। और इट इज अ इंटरप्रेटर। मैं देखो बोल रहा हूं, जो मैंने सीखा मैं बोल रहा हूं, मैं कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं। इट स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, और इट इज अ इंटरप्रेटर of Java program. It is a interpreter of Java program which convert any byte code into machine code line by line. एक बार बोल के दिखाए कोई बच्चा ये डेफिनेशन जो मैंने बोली है? हिम्मत करो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर याद दिला देंगे, याद कराना है। JVM converts byte code into machine code line by line. हाँ, एक तो ये वाली लाइन बोल दी, और बाकी इसको ये भी याद रखना कि ये एक जावा का इंटरप्रेटर है। ये वर्ड याद करना है, जावा का इंटरप्रेटर है। बाकी फुल फॉर्म तो आप बता ही दोगे। तो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड में कौन कन्वर्ट करता है? जावा का कंपाइलर। जावा का कंपाइलर, अगर ये पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हर क्लास पेपर में ये चीज बार बार बताई जाती है। पिछले उसमें भी कोई पेपर लिया था स्केडी वाला, उसमें भी ये था कि जावा सी जवैक जावा का कंपाइलर है। जावा सी जवैक जावा का कंपाइलर है, जो कि सोर्स कोड मतलब जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो हमने ब्लूजे पे टाइप किया होता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करता है। बाइट कोड, तो सोर्स कोड को बाइट कोड में, यानी हमारे प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम जावा सी का है। और फिर बाइट कोड को मशीन कोड, या मशीन कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, तो मशीन कोड में चेंज करने का काम किसका है? JVM. जेवीएम का है। ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग चालू हो गई है, तो एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए अभी तो टाइम नहीं बचा है, और बाकी आप लोगों को बताई सब जाएंगी। ठीक है, ये आपका लेबर वाला हो गया है कि कोई लेबर है जो वर्किंग कर रहा है, तो उसका लेबर क्या है? वर्कर। तो जितने घंटे उसने वर्किंग की है और किस टाइप की वर्किंग की है, तो यहाँ पे टाइप है, वर्कर टाइप 3 तरीके के हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, और उसके हिसाब से उनको कोड दिया गया है UMS। इसी को मैच करके और जितने घंटे उन्होंने वर्किंग की उतने घंटे के हिसाब से पैसा कैलकुलेट कर देना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बस अपने मन से क्वेश्चन देखना चाहता हूं। उसके बाद जो है राइट द प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट एंड चेक वेदर चेक एंड प्रिंट इफ अ प्रोडक्ट ऑफ सम of its digit and reverse of sum of equal original number or not। ठीक है, किसी भी नंबर के सारी डिजिट का सम कर लें, तो ये सम कर लिया।
ओके, और फिर इस जो सम आया है इस सम का रिवर्स करें, तो ये सम जो है 19 आया है, सम का रिवर्स करेंगे तो 91 हो जाएगा, और फिर ओरिजिनल नंबर और रिवर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो जो नंबर आया है, ये क्या करना चाह रहे हैं, अच्छा नंबर तो यही इनपुट किया, तो वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, नई डेफिनेशन बना दी इन्होंने, बहुत अच्छा है। तो ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर इनपुट नंबर के बराबर था। तो ये बिल्कुल डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप वाला है, बिल्कुल सामान्य है प्रोग्राम, कि पहले आप सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम बनाइए, तो 9 2 7 और 1 ये सब सम हो जाएंगे, 19 आ जाएगा। फिर 19 जिसमें भी लिया है एस में, फिर से लूप चलाइए और उसके रिवर्स वाला प्रोग्राम बनाइए, तो रिवर्स वाले प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, रिव में आपका 91 आ जाएगा। फिर जब लूप से बाहर आएंगे तो सम के पास 19 है और रिवर्स के पास 91 है, दोनों को मल्टीप्लाई करा के पी निकाल लीजिए, और फिर इफ कंडीशन में पी को चेक कर लीजिए कि वो जो नंबर हमारा ए था इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये आपका जो भी है यहाँ कहा गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भैया और कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ पेपर लगाओ, जितने ज्यादा उतना ही फायदा होना है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्ट नेम ऑफ 50 कैनाल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब 50 कैनाल्स के नाम बताने हैं पूरे वर्ल्ड भर में, वो इनपुट करने एक तरीके से, एंड देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ, और वो कैनाल कितनी कितनी लंबी है उनकी लेंथ भी, इन 2 डिफरेंट सिंगल डायमेंशन एरे। तो इसमें सीधे सीधे ये कहा जा रहा है, एक स्ट्रिंग एरे लेना है जिसमें नाम स्टोर करना है, एक इंटीजर एरे लेना है जिसमें लेंथ स्टोर करनी है, हम कहते हैं फ्लोट एरे ले लो, हो सकता है पॉइंट में लेंथ स्टोर करनी हो। फिर अलग से एक कैनाल का नाम इनपुट करना है और डिस्प्ले करना है कि अगर वो कैनाल का नाम प्रेजेंट है तो उसकी लेंथ प्रिंट कर दे। तो ये सर्चिंग का प्रोग्राम है, और लीनियर सर्च से आपको इसको कर देना, बाइनरी सर्च का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कराया है बस वही है। कल मैंने किसी बच्चे ने मांगे थे क्वेश्चन, तो मैंने यही मिक्सचर वाले क्वेश्चन सर्चिंग और सॉर्टिंग दोनों के भेजे थे, दिखाते हैं हम आपको। ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया करो, ये कल ही मैंने प्रोग्राम भेजा था, किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने उसको बता दिया था। देखो ये तो आपके वो वाले प्रोग्राम हो गए, स्ट्रिंग के किसी, अच्छा ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम, हाँ ये मैंने भेजे थे। ये देखो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज, अच्छा ये अरेंज, ये सॉर्टिंग वाला है, ये सर्चिंग वाला है। 5 नेम एंड 5 एज, तो एज को आप लेंथ मान लो और नेम को कैनाल का नाम मान लो, ठीक है। और ये प्रोग्राम देखो बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे भैया लगाते जाओ, ये फॉर्मेट एक बार समझना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम दे दिया गया, प्रिंट और प्रिंट, जिसमें पहले प्रिंट में ये पैटर्न प्रिंट कराना है, बिल्कुल इजी है। स्टार्टिंग वैल्यू 100 रे, यस सर। ये देखो स्टार्टिंग वैल्यू देख लो, ये नंबर आई से मिलेगा जे वाले लूप को, नहीं मिलेगा, क्यों आई नो तो सर। आई तो 1 2 3 4 या 5 4 3 2 1 देता है ना, तो नया वेरिएबल ले लेंगे। और लास्ट में क्या है, 1 1 1 1 फिक्स है, ठीक है। तो लास्ट में 1 रख देंगे, जे वाला लूप ऐसे डिसाइड करते हैं। और दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है, किसी भी दो नंबर के बीच में 2. 2 2 2। का है, तो j इक्वल टू j माइनस 2 कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, हो गया प्रोग्राम। उसके बाद ये 0 3 8, और ये आप क्या क्या है कि 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, पकड़ पाए। Yes, sir. हाँ तो ये बिल्कुल सरल है, हमने कहा है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो है आपका ये नेम टोटल मार्क्स यानी क्या क्या है, सिंगल डायमेंशन एरे में स्टोर करो, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन इन द क्लास अलोंग विद टोटल मार्क्स। तो ठीक है, ये आप सॉर्टिंग कर लीजिए, अगर ये स्टोर कराने के बाद सॉर्टिंग कर लीजिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर लीजिए, तो जीरो वाले बॉक्स पर आपके मिल जाएंगे। एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। प्रिंसिपली प्राइजेस आर अवॉर्डेड, आप लोग देखिए इसको बच्चों, अरेंज करने के लिए कह रहा है ना डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट से कर दीजिए अरेंज। और उसके बाद जो है ये भी हम लोग कर लेंगे। फिर देखिए स्ट्रिंग के प्रोग्राम में ये आपका कंप्यूटर दिया गया है, इट इज नॉट अ मैजिक स्ट्रिंग, और ये डेली दिया है, इट इज अ मैजिक स्ट्रिंग। तो क्या मैजिक स्ट्रिंग का फॉर्मूला है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। इफ
2 letters are consecutive at any position in the प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम को हमने ये कह के बताया कि कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग का प्रोग्राम है कि कोई 2 लेटर जो पास पास वाले हों एबीसीडी में, तो कोई भी पेयर ऐसा मिल जाए जिसमें 2 लेटर पास पास के हैं तो वो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग कही जाती है, तो उसी को मैजिक स्ट्रिंग कह दिया है। तो दिल्ली में कौन सा एच आई दिखाई पड़ रहा है, ये पास पास वाला है एबीसीडी के हिसाब से। सर DE भी है। अच्छा डीई भी है, बहुत अच्छा। तो ये तो हो जाएगा ना कि एक साथ में 2 लेटर तोड़िएगा आई और i+1 वाला, और फिर i+1 वाले लेटर में से आई वाला लेटर माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूटिव है। और इफ में चेक करा लीजिए 1 1 के अगर इक्वल है तो आप फ्लैग वैल्यू लीजिए, फ्लैग वैल्यू में 0 था, अगर कंडीशन मैच हो जाती है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं जैसे कि आपने CH में आपने यहाँ पे D तोड़ लिया और D तोड़ लिया, और CHR मान लीजिए, तो CHR में आपने E तोड़ लिया कैरेट फंक्शन से, और फिर चेक कर लिया इफ CHR माइनस CH इक्वल टू 1, तो CHR माइनस CH करोगे तो E माइनस D हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 के मैच होता है, तो यहाँ पे फ्लैग वैल्यू आप 1 कर लीजिए, फ्लैग वैल्यू का 0 थी जिसका मतलब था नॉट अ मैजिक स्ट्रिंग, फ्लैग वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब मैजिक स्ट्रिंग, और ब्रेक से लूप से बाहर आ जाइए, आगे चलाएं चाहे ना चलाएं, और लूप से बाहर आइए और फिर यहाँ पे मैच कर लीजिए कि आपका जो f है अगर वो इक्वल टू 1 हो गया है तो मैजिक स्ट्रिंग, एल्स नॉट मैजिक स्ट्रिंग। ये हिंट दे दिया है मैंने, आप बाकी अपने आप कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे अब जब पेपर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यही तो सब करेंगे, जितने पेपर हैं सबका जो है प्रोग्राम कर करके रटवाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये इतने प्रोग्राम है, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे आए हैं, बहुत हमारे हिसाब से जो भी CMS के बच्चे हैं वो भी होशियार हैं सारे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा, थ्योरी भी बहुत अच्छी आई है, प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छा आया है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में दूसरे पेपर लेंगे, और भी LPS का भी पेपर बचा हुआ है तो उसको भी कराया जाएगा।